स्टडी ब्लेड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे टारगेट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्ज़ाम और इसमें हम देखेंगे लास्ट 10 वर्षों का केमिस्ट्री क्लास 10 के आए हुए सब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर। और ये सिर्फ टारगेट क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में यहीं से रहेंगे और इसको जाकर देखिए। और इसको देखने के बाद या इसके पहले चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का भी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे YouTube चैनल पर डाले गए हैं, वहां से जाकर के हेल्प ले सकते। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है बेकिंग पाउडर क्या है। ये 2021 फर्स्ट सिटिंग का यह वो प्रश्न है। तो देखते हैं कि बेकिंग पाउडर क्या होता है। तो इसका आंसर है बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा एवं टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण है। यानी कि जो बेकिंग पाउडर होता है बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। और इसके अलावा देखते हैं जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप CO2 गैस उत्पन्न होती है। CO2 गैस के कारण ही पाव रोटी केक फूलकर मुलायम एवं स्पंजी हो जाते हैं। तो बेकिंग पाउडर देख लिए कि बेकिंग पाउडर जो होता है बेकिंग सोडा एवं टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। और नेक्स्ट प्रश्न हमारा है प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता से दूर रखना क्यों जरूरी है, व्याख्या। इसका आंसर देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करके कठोर जिप्सम बन जाता है, इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता से दूर रखना चाहिए। जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस POP जो होता है वो जल के साथ अभिक्रिया कर ठोस जिप्सम में बदल जाता है, इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता से दूर रखना चाहिए। और नेक्स्ट प्रश्न है आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। तो इसका आंसर देखेंगे आयोडीन हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि इसकी कमी से घेंघा रोग नहीं होता है। यानी कि आयोडीन खाइएगा तो घेंघा रोग नहीं होता है। इसके सेवन से शरीर में आयोडीन की कमी नहीं होती है, इसलिए आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह दी जाती है। यानी कि घेंघा रोग न हो, इससे बचने के लिए हम आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कठोर जल को मृदु करने के लिए जिस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है उसका नाम लिखें। तो जो कठोर जल होता है ना उससे आसानी से झाग बनाने के लिए कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। Na2CO3 10H2O यानी कि सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। और ये नेक्स्ट प्रश्न है सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है क्यों। तो इसका आंसर है सोडियम कार्बोनेट जल में घुलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH निर्माण करता है। इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है क्यों, क्योंकि प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड के कारण ही सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है। जो सोडियम कार्बोनेट होता है वाटर में जाएगा तो वाटर में घुल करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और प्रबल क्षार NaOH के बनने के कारण ही सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है। और ये नेक्स्ट प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। संरक्षण हेतु क्या आवश्यक है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस POP होता है जल के साथ रिएक्शन कराना है और इसको बचाने का 2 आवश्यक शर्त लिखना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ अभिक्रिया करके कठोर जिप्सम में बदल जाता है। पहले भी इसका हम देखे थे। जो CaSO4 हाफ H2O होता है वो 3/2 H2O के साथ रिएक्शन करता है तो CaSO4 2H2O कठोर जिप्सम में चला जाता है। और इसका संरक्षण के लिए बचाने के लिए नमयुक्त वायु से दूर रखकर किया जाता है। यानी कि इसको वैसे बर्तन वैसे पात्र में रखेंगे जिसमें नमी न हो और वायु न हो। तो इस प्रकार से प्लास्टर ऑफ पेरिस का संरक्षण किया जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस
के निर्माण की विधि एवं उपयोग लिखें। तो देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है। तो ये जो जिप्सम होता है उसको 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो CaSO4 2H2 ये जिप्सम है और इसको हम 373 केल्विन टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो ये बनेगा CaSO4 हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस और 3/2 H2 और यही हमारा POP है। और इसका उपयोग देखते हैं कहाँ पे है। तो चिकित्सा क्षेत्र में टूटी हुई हड्डियों को प्लास्टर करने में, सजावटी सामान और मूर्तियों के ढांचा बनाने में, सतहों को चिकना बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न, धोबिया सोडा और बेकिंग सोडा में क्या अंतर है। तो सबसे पहले धोबिया सोडा धावन सोडा के बारे में देख लेते हैं। तो धोबिया सोडा से जल की कठोरता दूर की जाती है, यानी धोबिया सोडा से जल को मृदु किया जाता है। नेक्स्ट, धोबिया सोडा का उपयोग कपड़ा धोने में किया जाता है। धोबिया सोडा का उपयोग कांच, कागज और साबुन के निर्माण में भी किया जाता है। और ये साबुन के निर्माण में, कपड़ा धोने में, कठोरता दूर करने में किसका उपयोग किया जाता है, धोबिया सोडा का। और नेक्स्ट देख लेते हैं बेकिंग सोडा के बारे में। जो बेकिंग सोडा होता है ये किसका उपयोग क्या है। तो बेकिंग सोडा का उपयोग अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है, आग बुझाने वाले मशीन में उपयोग किया जाता है। और नेक्स्ट, बेकिंग सोडा का उपयोग कपड़ा, कागज आदि उद्योग में किया जाता है। बेकिंग सोडा का उपयोग पेट की अम्लीयता दूर करने के लिए एंटासिड के रूप में किया जाता है। तो ये हुआ बेकिंग सोडा का उपयोग। और ये अब नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि एवं उपयोगिता लिखें। जो ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं कैसे हैं उसका लिखना है विधि और उसका यूज उपयोग लिखना है। तो अब देखिएगा, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण बनता है। ये जो बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस है, इस पे क्लोरीन का गैस प्रवाहित करेंगे तो CaOCl2 बनेगा और ये है विरंजक चूर्ण। और इसका उपयोग देखते हैं, पेयजल को शुद्ध करने में होता है, नालियों के कीटाणु मारने में होता है, अपचायक के रूप में होता है, लॉन्ड्री में कपड़ों के विरंजक के रूप में होता है। किसका उपयोग, ब्लीचिंग पाउडर का। और नेक्स्ट प्रश्न, केक और रोटी को फुलाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है। इसका आंसर है, जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप CO2 गैस उत्पन्न होती है। CO2 गैस के कारण ही पाव, रोटी, केक फूलकर मुलायम होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है। तो बेकिंग पाउडर जो होता है ना, वो बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। और जब बेकिंग पाउडर को गर्म करते हैं तो CO2 गैस बनता है और CO2 गैस बनेगा तो पाव, रोटी, केक फूलकर मुलायम एवं स्पंजी हो जाते हैं। इसीलिए बेकिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है केक और रोटी को फुलाने में। और नेक्स्ट प्रश्न है, क्या होता है जब CO2 गैस चूना जल में प्रवाहित किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के जल में प्रवाहित कीजिएगा तो क्या होगा। तो आंसर देखते हैं इसका, जब CO2 गैस कम मात्रा में चूना जल में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का श्वेत अवक्षेप बनता है। यानी कि ये CO2 गैस है और CaOH का होल ट्वाइस चूने का जल में इसको प्रवाहित करते हैं तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का श्वेत उजला अवक्षेप बनता है। और नेक्स्ट प्रश्न है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसके दो उदाहरण दें। ये क्वेश्चन को देखिए, उदासीनीकरण एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखते हैं, अम्ल तथा क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। जब एसिड और बेस मिलते हैं तो अभिक्रिया होता है और उसके फलस्वरूप लवण बनता है, जल बनते हैं। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है क्योंकि इसमें अम्ल तथा क्षारक
एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। यानी कि ना एसिड का गुण रहता है ना बेस का गुण होता है, ये एक दूसरे के गुण को काट देते हैं, इसलिए उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं इसे। जैसे अम्ल प्लस क्षारक, लवण प्लस जल। एग्जाम्पल देखते हैं, अम्ल के जगह पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिए हैं, क्षारक के जगह पे सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए हैं और लवण बना है NaCl और जल हुआ H2O। तो ये अम्ल और क्षारक हुआ। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? एक उदाहरण दीजिए। तो आंसर देखते हैं, धातु के साथ ये जो अम्ल होता है, अम्ल अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस निकलता है। इसको याद रखिएगा, धातु अम्ल से बनता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। धातु प्लस अम्ल लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। जैसे धातु के जगह पे जिंक लिए हैं, अम्ल के जगह पे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल लिए हैं और Zn जिंक और H2SO4 रिएक्शन करके ZnSO4 बना है और हाइड्रोजन गैस बना है। तो डायरेक्ट याद रखिएगा कि धातु के साथ अम्ल अभिक्रिया करे तो कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सूचक से आप क्या समझते हैं? किसी एक संश्लेषित सूचक का नाम लिखे। तो इसका आंसर देखते हैं, ऐसे पदार्थ जो अपने रंग परिवर्तन के द्वारा किसी पदार्थ के अम्लीयता, क्षारीयता एवं उदासीनता होने की सूचना देते हैं, सूचक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो अपने रंग बदल करके और किसी भी लिक्विड या पदार्थ की अम्लीयता, क्षारीयता जांचते हैं, उसे ही सूचक कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथेलिन संश्लेषित सूचक के उदाहरण है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए? तो इसका आंसर देखिएगा, राइट आंसर, हम जानते हैं कि दही एवं खट्टे पदार्थों में अम्ल पाए जाते हैं। ये अम्ल पीतल एवं तांबे के साथ क्रिया करके विषैला पदार्थ बनाते हैं। जो ये खट्टे पदार्थ होते हैं ना, उसमें एसिड होता है, अम्ल होता है, और ये तांबा एवं पीतल के बर्तन सभी क्रिया करके विषैला पदार्थ बनाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अतः दही एवं खट्टे पदार्थों को पीतल एवं तांबे के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। इसका राइट आंसर यही हुआ। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तनुकरण किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर H3O+ यानी हाइड्रोनियम आयन या OH आयन, हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है, इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। यानी जो ये जल है ना H2O में, ठीक, और H2O में हम एसिड या बेस मिलाएंगे तो उसकी क्वालिटी यानी कि सांद्रता में कमी होती है, और प्रति इकाई कमी किसकी होती है? H3O+ हाइड्रोनियम आयन और OH आयन की। तो इसे तनुकरण कहते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा का जल है? जो आश्रित जल होता है ये विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है, यही बताना है, जबकि वर्षा का जल होता है। तो इसका राइट आंसर है, आश्रित जल में हाइड्रोजन आयन पृथक रूप से नहीं पाया जाता है। यानी जो ये आश्रित जल होता है ना, इसमें हाइड्रोजन आयन नहीं पाया जाता है, अतः इसमें विद्युत का चालन नहीं होता है। जब आयन नहीं पाया जाएगा तो इसमें विद्युत का चालन भी नहीं होगा। और इसी के उल्टा जबकि वर्षा जल में अम्ल तथा अन्य अशुद्धियाँ उपस्थित होती है, जिसके कारण उसमें हाइड्रोजन आयन तथा अन्य आयन पाए जाते हैं। और जो वर्षा जल में क्या होती है? अन्य अशुद्धियाँ होती है, और अशुद्धियाँ होती है तो उसमें हाइड्रोजन आयन या अन्य आयन पाए जाते हैं। आयनों की उपस्थिति के कारण वर्षा जल में विद्युत का चालन, उसमें हाइड्रोजन आयन पाए जाते हैं। और ये नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
यानी कि जब H2O में विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यानी हाइड्रोजन आयन बढ़ेगा तो आयन बढ़ेगा तो विलयन की अम्लीयता भी बढ़ेगी। तो राइट आंसर होगा कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ने से विलयन की अम्लीयता भी बढ़ती है। और नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता? यानी जल नहीं रहेगा तो कोई अम्ल अपना व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं दिखाता है, प्रदर्शित करता है। तो राइट आंसर इसको देखेंगे, जल की अनुपस्थिति में अम्लों से हाइड्रोजन आयन मुक्त नहीं होता है। यानी कि जब जल नहीं रहेगा तो अम्ल से हाइड्रोजन आयन मुक्त नहीं होता है। हाइड्रोजन आयन पृथक नहीं होने के कारण अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है, यानी हाइड्रोजन आयन अलग नहीं होता है, इसीलिए जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ये था। और नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालक है? यानी एसिड का जल का जलीय विलयन में विद्युत क्यों चालक है? तो इसका राइट आंसर है, हम जानते हैं कि अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं। यानी कि जो भी अम्ल है जल में घुलेंगे तो हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं। हाइड्रोजन आयन बनने के कारण ही अम्लों का विलयन विद्युत का चालन करता है। हाइड्रोजन आयन मुक्त होने के कारण, बनने के कारण ही अम्लों का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। और ये नेक्स्ट प्रश्न है, अम्ल के विलयन को तनुकृत करने H3O+ का सांद्रण कैसे परिवर्तित होता है? यानी कि अम्ल है और उसके विलयन को पतला करेंगे तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता भी क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। यानी कि जितनी पतला विलयन करते जाएंगे तो उतना ही कम H आयन या हाइड्रोनियम आयन बनेगा। तो इसका राइट आंसर ऐसे होगा, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन H3O+ की सांद्रता घटती है।